नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवनी। रामायण के बालकांड में एक चौपाई है, सम्राट को दोष नहीं गोसाई, यानी जो सामर्थ्यवान होता है उसका कोई दोष नहीं लगता। ऐसे ही राजनीति के कुछ सामर्थ्यवान जो इस गलतफहमी में थे, वो कुछ भी पाप कर लेंगे, उन्हें दोष नहीं लगेगा, उनका अपराध नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी शायद ऐसी ही गलतफहमी होगी और उन्होंने जो कुछ किया उसकी अब वो सजा भुगतने जा रहे हैं। कल मैंने विश्लेषण नहीं प्रस्तुत किया, उसकी एक खास वजह थी जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। दरअसल वो खास वजह यह थी कि पुरानी भूपेश बघेल की सरकार के ज़माने में गौठान बनाए गए थे, लेकिन उन गौठानों में गौ माता को रखने के लिए, उन्हें चारा पानी और शेड देने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया था। स्थानीय नगर निगम के माध्यम से गौठान का संचालन उन्हीं से करवाया जा रहा था। ऐसा एक दर्दनाक मामला भिलाई में सामने आया, जहां 27 फरवरी की देर रात आवारा कुत्तों से गाय के छोटे छोटे बछड़ों को शिकार करवाया गया। न केवल बछड़ों को बल्कि 3 अन्य बीमार गायों को भी उन्हीं आवारा कुत्तों के भरोसे छोड़ दिया गया। इस तरह से 7 गौ माता की दर्दनाक मौत हो गई। यह खबर मिलते ही हमारी जो ड्यूटी बनती थी, हमारा जो दायित्व बनता था, हमने कोशिश की कि स्थानीय सुपेला थाने में मामला मुकदमा दर्ज करवाया जाए, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करवाई जाए। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। एक FIR लिखवाने के लिए दिन भर लग गए। आखिर रात 11:15 बजे भिलाई के सुपेला थाने में मेरे द्वारा जो FIR दर्ज करवाई गई, उसके लिए मैं गौ सेवा आयोग के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष विश्वेश्वर पटेल और गृह मंत्री विजय शर्मा को विशेष धन्यवाद दूंगा। लेकिन यह समझने वाली बात यह है कि एक FIR के लिए जिस तरह से मुझे संघर्ष करना पड़ा और खासकर गौ माता की रक्षा के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन को जिस तरह से सहयोग करना था, वैसा सहयोग नहीं मिला। इस उदाहरण से सबक लेकर हमारी कोशिश रहेगी कि हम जनता के सामने उन बातों को और ज्यादा मजबूती से रखें जिनका सीधा सरोकार आपसे है। अब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं उन पुरानी घटनाओं को लेकर जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। दरअसल इस वक्त छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस बीच जिस तरह से छत्तीसगढ़ पूरे एक्टिव मोड में है, कांग्रेस के कई बड़े नेता पहले ही रडार में हैं। ईडी ने एक मामले में पुराने आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया है। शराब घोटाले का मामला था। आरोप लगाया गया कि हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलते थे। करीब 45 दिनों से जेल में बंद कवासी लखमा कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें किसी तरह जमानत मिल जाए, लेकिन ईडी के अलावा ACB और EOW की भी तैयारी है। यदि कवासी लखमा को किसी तरह जमानत मिल भी गई तो उन्हें एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया जाए। कई इसी तरह के पुराने पाप हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं। ईडी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकी सिंह गेंदू के अलावा सुबोध हरितवाल को अपने कार्यालय बुलाकर घंटों तक पूछताछ की और कांग्रेस के अनेक नेता जिस तरह से ईडी की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के लिए नारेबाजी करते रहे, वहां से भी मंशा एकदम साफ होती है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस कार्यालय शराब पैसे से बनाए जाने के जो आरोप ईडी की ओर से लगाए गए हैं और जिस तरह के प्रमाण प्रस्तुत किए जा रहे हैं और कांग्रेस की इस पर सफाई आ रही है, तो यहाँ इस मामले में मान के चलिए कि कुछ भी आसान नहीं होने वाला है। वैसे कवासी लखमा के पुराने सहयोगी सुशील ओझा भी अब रडार में आ गए हैं। वैसे रडार में तो वो पहले से ही थे। 27 दिसंबर को उनके ठिकाने पर छापेमारी हुई थी। 2 महीने बाद ईडी के ऑफिस में पहुंचे सुशील ओझा ने जो सफाई दी और उसके बाद मीडिया को बताया कि मैं तो फरार नहीं था, मैं तो कहीं बाहर था। तो यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता के घर में वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान मैंने खुद सुशील ओझा को करीब महीना भर पहले देखा था, इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि वो फरार नहीं थे। खैर, इस मामले में अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ गहराई से समझना होगा। ईडी हो, EOW हो, ACB हो या छत्तीसगढ़ पुलिस हो, जिस तरह से एक के बाद एक पुराने मामलों पर कार्रवाई कर रही है, तो वहाँ स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की ओर से अपने बचाव में बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप भी लगेगा। लेकिन ऐसे आरोपों की परवाह किए बिगड़ दंतेवाड़ा पुलिस जैसे ही रायपुर पहुंचती है और दीपक बैज के कार्यालय के बाहर दंतेवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अवधेश गौतम के लोकेशन के आधार पर उसकी पतासाजी करती है, तो कांग्रेस की ओर से आरोप आता है कि उनकी जासूसी की जा रही है। इसकी गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। दरअसल कांग्रेस के दंतेवाड़ा जिला अध्यक्ष अवधेश गौतम पर करोड़ों रुपए के रोड बनाने के काम में हेराफेरी के आरोप है। उनकी अंतिम लोकेशन दीपक बैज यानी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के घर या कार्यालय के
आसपास देखी गई। यहाँ ऐसी लोकेशन के आधार पर दंतेवाड़ा पुलिस के सामने कांग्रेस के कुछ लोग हंगामा करने लगे। हंगामे की यह गूंज जैसे ही विधानसभा में सुनाई दी तो उसके बाद ये मामला सुर्खियों में आ गया। इस एक उदाहरण से भी आप समझिए कि आगे किस तरह से माहौल गर्म होने वाला है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक जिस तरह से चुनावी सफलता हासिल की है, पहले विधानसभा, फिर लोकसभा, उसके बाद उपचुनाव, उसके बाद नगरीय निकाय के चुनाव और अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी जिस तरह से छप्पर फाड़ सफलता हासिल की है, उस सफलता पर भी यदि गौर किया जाए कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में राष्ट्रीय या प्रादेशिक मुद्दे बहुत ज्यादा हावी नहीं रहते हैं, बावजूद इसके जिस तरह का माहौल तैयार किया गया, जिस तरह से लोगों में एक वैचारिक परिवर्तन आया, तो आप देख सकते हैं न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी या हिंदूवादी विचारधारा के प्रति जो लोगों का झुकाव हुआ है, इसका साफ तौर पर राजनीतिक फायदा भाजपा को मिला है। वैसे इतनी भारी सफलता के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करके दिखाना और कसौटी पर खरे उतरने की एक बड़ी चुनौती होगी। यहाँ अब आने वाले दिनों में कम से कम छत्तीसगढ़ में कोई और चुनाव का नजदीक में तो सामना नहीं करना होगा। ऐसे में जिसकी सत्ता होती है, जो सिस्टम संचालित करता है, तो जवाबदेही उनकी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। आने वाले दिनों में शायद 3 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के विधानसभा में 1,60,000 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो वादे किए गए थे नगरीय निकाय चुनाव के दौरान भी और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी, क्या उन मुद्दों को शामिल किया जाता है और क्या उस कसौटी पर भी खरा उतरा जाता है। जनता से किए गए वादों को पूरा करने से पहले उन 4-5 कारणों को भी समझना होगा जिसकी वजह से खासकर नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से एक तरफा सफलता मिली। दरअसल भाजपा की इस बम्पर सफलता के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का पुराना अपराध या पाप कहा जा सकता है, जो घोटाले की शक्ल में अब जाकर सामने आ रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की जो आक्रामक रणनीति रही, वहां कांग्रेस आसपास भी कहीं टिकते नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा मोदी गारंटी अपने आप में इतना बड़ा एक शब्द हो जाता है, यदि भारतीय जनता पार्टी ने किसी अपने घोषणा पत्र में मोदी गारंटी शब्द लिख दिया तो ये मान के चलिए कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में एक तरफा सफलता मिली थी, वो अप्रत्याशित सफलता मानी जा रही थी। तब महतारी वंदन के नाम से जो गेम चेंजर नीति अपनाई गई, कुल मिलाकर वैसा ही माहौल न केवल नगरीय निकाय चुनाव बल्कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी अपनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को गांव की जनता भी काफी गहराई से पढ़ती है, समझती है। वैसे यहाँ गौर करना होगा कि भारत की 70% आबादी युवा है, जो 35 साल से नीचे है। विश्व में सबसे युवा देश है भारत, और भाजपा को इतनी बम्पर सफलता के पीछे कहीं ना कहीं उन युवाओं का विश्वास है। ऐसे ही विश्वास पर खरा उतरने के लिए नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मौका दिया। ऐसा ही एक नया चेहरा बिलासपुर से सामने आया। मौका था शपथ ग्रहण समारोह का, जहां भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित महापौर पूजा विधानी शपथ ले रही थी, तो उन्होंने शपथ के दौरान संप्रभुता की जगह सांप्रदायिक शब्द कहना, सोशल मीडिया में उनका सांप्रदायिक कहना, यह शपथ ग्रहण समारोह के दौरान इतनी गंभीर त्रुटि करना चर्चा का विषय बना हुआ है। महापौर नगर निगम बिलासपुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा भारत की सांप्रदायिकता तथा अखंडता की अनुपालन बनाए रखूंगी तथा दरअसल गलती की चर्चा इसलिए भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, लोग अपने ढंग से बातों को रखते हैं। इसके अलावा यहाँ गौर करना होगा, ये गलती भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार नेता की ओर से हुई है। सांप्रदायिक शब्द को लेकर जिस तरह से हमारे देश में राजनीति चलती रही है, उसके अलग अलग मायने निकाले जाते हैं। वैसे अक्सर मंचों पर होता है, टंग स्लिप हो जाता है, लेकिन पढ़कर टंग स्लिप किस तरह से हुआ, इस पर भी अब अध्ययन होगा, चर्चा होगी, सवाल जवाब होंगे। हालांकि त्रुटि सुधार की भी गुंजाइश बनी रहती है, लेकिन ऐसी गलतियों की चर्चा लंबे समय तक होती रहती है। वैसे ऐसी गलतियों को संयोग कहा जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जब अपने ही नेता
अपनी ही सरकार से भरे सदन में गलतियां निकालकर आक्रामक रुख अपनाए, तब ऐसी चर्चा कुछ ज्यादा ही रोचक हो जाती है। इसके गहरे अर्थ निकाले जा सकते हैं। पुराने मंत्री अजय चंद्राकर, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, कुरुद से विधायक हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए विधानसभा के अंदर बड़ी ही आक्रामक अंदाज में अपने प्रश्न को रखा। मौजूदा सत्र से पहले वो गृह मंत्री विजय शर्मा से लगभग तू महमे की स्थिति में आ गए थे। एक बार ऐसा वाकया फिर देखने को मिला, जब इस बार भी उप मुख्यमंत्री के साथ उनकी तीखी वार्तालाप हुई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के प्रश्नों के उत्तर से वो संतुष्ट नहीं थे। तो ऐसे में समझना होगा, मंत्री बनने की प्रतीक्षा में अजय चंद्राकर इन दिनों विधानसभा के भीतर किस तरह से अपने आक्रामक अंदाज से कुछ गहरे संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। 16 दिसंबर 2024 के मेरे ध्यानाकर्षण में माननीय मंत्री महोदय जी ने विधानसभा में जो कहा है, स्थानों पर टंकी बन गई और जल स्रोत नहीं है, उसी संबंधित प्रश्न है ये। आपको इसकी जिलेवार जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। माने मुझे आज तक तो वो जानकारी मुझे उपलब्ध नहीं हुई है। अब विधानसभा के स्टेटमेंट में भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यह महत्वपूर्ण हो गया है कि सरकार के अधिकारी गंभीरता से लेते हैं कि नहीं लेते हैं माननीय मंत्रीगण के कथन को। अध्यक्ष जी, मैं अपना प्रश्न दोहरा देता हूं। नल के कनेक्शन हुए हैं? मैं वो पूछा, नल कनेक्शन में पूछा ही नहीं हूं अभी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है, कितने गांव हैं जिसमें जल स्रोत नहीं है और पाइपलाइन और टंकी बना दी गई? मैंने बता 653 गांव बता रहा। पाइपलाइन और टंकी उसमें डल गई है जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है, जो आपके जल जीवन मिशन है, आप जो इधर उधर की बात बता रहे हैं, बिना जल स्रोत के क्या पाइपलाइन और टंकी बनाई जा सकती है? और सुनिए ना, बनाई जा सकती है तो कार्यपालन अभियंता या जिला स्वच्छता समिति में जो भी है जिन्होंने इसको अनुमोदन दिया है, क्या वो बिना जल स्रोत के गांव में अनुमोदन दे सकते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी स्पष्ट किया कि जब प्रारंभिक तौर पर डीपीआर बना, ग्राम सभा से उस डीपीआर का अनुमोदन हुआ, जिला जल एवं स्वच्छता समिति ने उसका अनुमोदन किया और हर एक योजना में एक जल स्रोत चिन्हित था और उस जल स्रोत चिन्हित होने के कारण से वो काम आगे बढ़ा। और जो बड़ी दिक्कत हुई, अप्रैल 2023 से ट्यूबवेल का टेंडर हुआ और इसलिए प्रोग्रेस दिखाने के लिए भी काम चला। प्रोग्रेस दिखाने के लिए नल के कनेक्शन, और हमने इसका विश्लेषण किया हमारी सरकार बनने के बाद, और एक साथ शायद प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक साथ 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो लगातार माननीय मंत्री जी, अपन मैं छोटा छोटा पूछ रहा हूँ, छोटा छोटा उत्तर दे देते कृपा रहती। आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं प्रशंसा कर देता हूँ, सब अच्छा है बोल देता हूँ। जो जितनी प्रशंसा आप सुनना मेरे से चाहेंगे, मैं बिल्कुल चारण भाड़ जैसे कर दूंगा प्रशंसा। राजनीति में नफा नुकसान व्यापार से कहीं ज्यादा तौला जाता है और समझा जाता है कि किस में फ़ायदा है। लेकिन यहाँ फ़ायदा देश और समाज के लिए हो तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ फ़ायदा निस्वार्थ के लिए लिया जाता है। इसे ही अवसरवादी राजनीति कहा जाता है। घपले घोटालों के लिए अपनी पोजीशन का उपयोग किया जाना किसी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। ऐसा तब होता है जब नेता भ्रष्ट और बेईमान हो। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।